एक्सरसाइज देखी है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि एक एक्सप्रेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू अदर वन। तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला है ये तो हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। और यहाँ पे जो हमने यूज किया ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ की है। ये दो तीन इक्विवेलेंसेस हैं जो कि अगेन एंड अगेन यूज होंगी। और जो प्रीवियस टेबल्स है हमारे पास, वो अगर आप अगेन आप लिख के तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। इस तरह ये भी एक एग्जांपल थी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप, और उसमें जो जो चीज़ें यूज की हैं उसको मैंने कोशिश किया ब्लू कलर में विजिबल हो, ताकि आपको आइडिया ये चीज़ कैसे चेंज की है। थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ सबसे पहले हमने अप्लाई किया डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आप इनसाइड इस फंक्शन पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपका सेम रिजल्ट आता है या नहीं। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप स्टेप पहले पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लेंगे और बाद में डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर हमने और भी ये भी एक एग्जांपल दी थी कि प्रूव दैट दिस इज अ पैथोलॉजी। ये भी कैसे दिया था। और जब एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी कि हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं ज़्यादातर वही हैं जो कि हमने इक्विवेलेंस लॉज देखी, और उसको हमने ट्रुथ टेबल्स के थ्रू भी प्रूफ करना है और यूजिंग द इक्विवेलेंसेस लॉज भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास हुआ था जिसमें ये जो 23rd क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा था कि जो हाइपोथेसिस हैं पी और क्यू वो डिफरेंट है, जबकि हमारे पास कंक्लूजन्स हैं वो सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो कंक्लूजन है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो हाइपोथेसिस है उसको कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास हाइपोथेसिस पी है जो कि रिपीट हो रहा है, कंक्लूजन क्यू एंड आर दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पी को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और जो हमारे पास दूसरे हैं कंक्लूजन्स क्यू और आर उसको सेम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक आसान सी चीज़ आप ये क्या कर सकते हो कि पी इम्प्लाइज क्यू आपको पता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू। तो आप नॉट पी और क्यू को रिप्लेस कर दो, फिर आप नॉट पी और क्यू को रिप्लेस कर दो। इसी तरह अब आप इसमें पी इम्प्लाइज क्यू, और जब आपने इसको रिप्लेस करेंगे नॉट पी और क्यू के साथ, और पी इम्प्लाइज आर इसको रिप्लेस करेंगे नॉट पी और आर के साथ। फिर क्योंकि इनसाइड फंक्शंस जो हैं वो डिसजंक्शन के हैं और आउटसाइड फंक्शन जो है वो कंजंक्शन का है, तो फिर आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना, यूज़ करें, चेक करें आपके पास क्या इस तरह का फंक्शन बनता है, ये जो हमारे पास गिवन है। और इस तरह का फंक्शन आप उस वक्त लिख सकते हो अगर आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन की इक्विवेलेंस यूज करेंगे तो आएगा नॉट पी और क्यू एंड आर। तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 27 28, यहाँ आपने यूज़ करना है बाय इम्प्लीकेशन वाले। अब आप इस वाले 28 केस में देखो तो यहाँ पर गिवन है फॉर एग्जांपल इम्प्लीकेशन है और यहाँ पर इसका इन्वर्स है, तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। बाय इम्प्लीकेशन को हम स्प्लिट कर लेते हैं दो डिफरेंट इम्प्लीकेशन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है। 27 जो है वो डेफिनेशन है बाय इम्प्लीकेशन की, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अगर हमारे पास हो इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, तो ये डेफिनेशन है। तो आप इस वाले केस में ये भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। आप ट्राई करें, फिर आप ट्राई कर लेंगे तो जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको आइडिया अच्छी तरह हो जाएगा। इसको ट्राई करें ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये फिर ट्रुथ हम टेबल से क्यों नहीं कर सकते? अगर वहाँ पर मेंशन ना हो तो कर सकते हैं। देखिए, बेसिक टास्क हमारा ट्रुथ टेबल नहीं है। बेसिक टास्क है कि चीज़ों का इक्विवेलेंसेस प्रूफ करना थ्रू सम इक्विवेलेंसेस लॉज, और ये आपको हेल्प करेगी जब आप एल्गोरिथम्स डिफाइन करते हैं उनको करेक्ट प्रूफ करने के लिए। तो प्रैक्टिस ये है। ट्रुथ टेबल तो जस्ट एक बेसिक सा वे है आपको जस्टिफिकेशन के लिए, या एक रिकॉल किया हमने एफएससी वाला काम, राइट। तो अभी जो हमारा टास्क है, जो हमारे क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसकी ट्रूथनेस कैसे चेक करते हैं, ट्रूथ वैल्यूज कैसे चेक करते हैं, और जो आपके पास एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसको दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करते हैं। तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप
एक ही प्रॉब्लम लें और उसी तरह उसको सॉल्व करें, आपको उसको अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास इस तरह की टेक्निक्स हैं। तो अब हम आज वाला लेक्चर स्टार्ट करें। किसी और कोई और क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो बताएं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियसली हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर किया था उससे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स एन ऑफ एक्स मीन। और क्वांटिफायर जो हमने यूज किए हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्वांटिफायर किसके साथ यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल साथ मेंशन करेंगे और प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर एन ऑफ एक्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके साथ डोमेन लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर डोमेन चेंज होती जाएगी तो आपके पास फंक्शन की कुछ वैल्यूज हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि अगर फंक्शन के साथ फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज हो रहा है और हमारे पास डोमेन गिवन नहीं है, तो हम कहते हैं कि उस प्रोपोजिशनल फंक्शन की ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ट्रू होंगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जिसके लिए हम उसको डिसप्रूव कर सकें। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्स इज कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑन कैंपस। तो यहाँ हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है कि अगर आपके पास क्वांटिफायर प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन हो तो उसको हम इंग्लिश सेंटेंस के तौर पर कैसे लिखेंगे। तो ये जो हमने कन्वर्जन है ये प्रीवियस लेक्चर्स में सीखी हुई है, तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस जस्ट क्वांटिफायर्स की अंडरस्टैंडिंग है, कन्वर्जन नहीं है। तो फॉर आर एक्स एन ऑफ एक्स इट मीन्स कि आपके पास एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्यूटर को, और एन ऑफ एक्स हमारे पास है कि इट इज कनेक्टेड टू नेटवर्क। तो फॉर एवरी कंप्यूटर एक्स ऑन कैंपस द कंप्यूटर एक्स इज कनेक्टेड टू नेटवर्क। तो अब हम इसमें से एक्स को ओमिट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरी कंप्यूटर ऑन कैंपस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी एक्सरसाइजेस में हैं, उसको देखें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब फर्स्ट टाइम आप रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्वेश्चन किस टाइप के हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल की थी और मैंने एक्सरसाइज भी आपको दी थी कि आप यूजिंग रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, एक्स पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। और हमने ये देखा था कि इसकी ट्रुथ वैल्यूज के लिए हम पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वो रीजन देखेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। और फॉर के केस में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है या एक्स की वैल्यू आ जाती है जिसके लिए एन ऑफ एक्स ट्रू नहीं है, तो उसको हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। और इसकी एक पैरेलल डेफिनेशन ये भी देखी थी कि अगर एक्स के 10 वैल्यूज़ हैं और हम अगर वन बाय वन एन ऑफ एक्स में सब्सिट्यूट करें तो फॉर ऑल एक्स एन ऑफ एक्स बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एन ऑफ एक्स वन एंड एन ऑफ एक्स टू एंड एन ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन, यानी कि बिल्कुल ऐसी जैसे कंजंक्शन बिहेव करता है। तो ये हमारे पास क्वांटिफिकेशन जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है। 0.5 का स्क्वायर लें तो 0.25 आता है, जो कि हमारे पास नॉट ग्रेटर देन 0.5। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट की थी। उसके रीजन्स देखेंगे तो हमारे पास वो रीजन जिसमें एक्स लेस देन ज़ीरो है और ग्रेटर देन वन है। फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है और ये वन है, अगर मैं रियल लाइन बनाऊँ तो इस वाले पोर्शन के लिए और इस वाले पोर्शन के लिए अगर डोमेन रियल नंबर्स है तो हमारे पास ये इक्वालिटी होल्ड करती है इंक्लूडिंग ज़ीरो और वन। लेकिन अगर हम 0 1 के बिटवीन में कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो 0.5 है या आप 0.3 ले लें, 0.3 का स्क्वायर 0.09 आता है, तो 0.09 इज नॉट ग्रेटर देन 0.3, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर आप डोमेन चेंज कर दें इंटीजर्स पर तो 0 और 1 के बिटवीन में कोई इंटीजर नहीं है।
चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, और एग्जिस्टेंशियल मीन्स के देयर एग्जिस्ट सम नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो पहले हम एक डोमेन कंसिडर किया, एक सेट ऑफ वैल्यूज कंसिडर किया, और फिर हम एक एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट एक डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये जो ई की तरह का एलिमेंट है बट रिफ्लेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स सच दैट प्रोपोजिशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स होल्ड्स ट्रू। और ई को हम कहेंगे, ये जो देयर एग्जिस्ट है इसको कहेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अदर वर्ड्स हमारे पास हैं, देयर एग्जिस्ट फॉर सम, फॉर एटलीस्ट वन, देयर इज। अगर हम इसको सेंटेंसेस में यूज करें तो हमारे पास होगा देयर इज एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, देयर इज एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। और अगेन हमारे पास जब भी आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे तो उसके साथ उसकी डोमेन बताना बहुत ज़रूरी है। और डोमेन चेंज करेंगे तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे और इसके ट्रूथ वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ मैंने वही टेबल यूज़ किया जिसमें मैंने फराल के लिए इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फराल एक्स पी ऑफ एक्स कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो पी ऑफ एक्स इज ट्रू अगर हमारे पास पी प्रोपोजिशनल फंक्शन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। और मैंने आपको बताया था फॉर ऑल जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे इंटरसेक्शन। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 3 सेट्स के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, तो 3 सेट्स के इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आ सकता है जो तीनों सेट्स में मौजूद हो। तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, अगर एक्स की 4 वैल्यूज हैं x1 x2 x3 x4, और हम जब पी ऑफ एक्स वन ट्रू है, पी ऑफ एक्स टू ट्रू है, पी ऑफ एक्स थ्री ट्रू है, पी ऑफ एक्स फोर भी ट्रू है, चारों ट्रू होंगे तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू होगा। अब अगर चार में से 3 ट्रू हैं, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह और इसी तरह हमारे पास देयर एग्जिस्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे हम यूनियन लेते हैं। अगर आप 3 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, 2 सेट्स में है तो भी यूनियन में आएगा, एक सेट में है तो भी यूनियन में आएगा, तीनों सेट्स में है तो भी यूनियन में आएगा। तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स को अगर आपने डिसप्रूव करना है, आपने फॉल्स प्रूव करना है, तो आपको एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए वो ट्रू ना हो। और देयर एग्जिस्ट को अगर आपने प्रूव करना है तो आपको एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू हो। और अगर आपने इसको डिसप्रूव करना है देयर एग्जिस्ट को, तो आपको ये हर एलिमेंट के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा सेपरेटली कि पी ऑफ एक्स डज नॉट होल्ड ट्रू। तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स के केस में इसको डिसप्रूव करना आसान है, और देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स के केस में इसको प्रूव करना आसान है। और समटाइम्स हमारे पास ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस के केस में एवरी कन्वर्टेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसका कन्वर्ट सॉल्व नहीं करता, कन्वर्ट इसका ये है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसेस की, और अगर हमने इसको डिसप्रूव करना है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, तो हमें एक उसकी काउंटर एग्जांपल प्रेजेंट करनी पड़ती है जो हम यूज करते हैं -1 के केस में। एन इवन होता है तो आंसर +1 आता है, एन ऑड होगा तो हमारे पास -1 आता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो यूनिक नंबर को अप्रोच नहीं करती। एक स्टेटमेंट हमारे पास पी ऑफ एक्स इज एक्स ग्रेटर देन 3। तो हमने ये बताना है कि क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स क्या होगी जबकि डोमेन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं। तो देयर एग्जिस्ट के केस में प्रूव करने के लिए हमें जस्ट एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप 3 से लार्जर कोई भी नंबर ले लें, 3.1 ले लें क्योंकि रियल नंबर्स हैं, 3.1 ले लें, 3.001 ले लें, 3.2 ले लें, इन तमाम वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 4। हमारे पास आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्वांटिफिकेशन होल्ड्स ट्रू। और डिसप्रूफ करने के लिए हमें बिल्कुल
हर एलिमेंट के लिए इसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर ऑल की निगेशन हमारे पास देर एग्जिस्ट होगी और देर एग्जिस्ट की निगेशन हमारे पास फॉर ऑल होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल, लेट q of x denote the statement x equals to x plus 1. What is the truth value of the quantification there exists q of x where domain consists of all real numbers? तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जब आप उसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास नंबर इटसेल्फ ही आ जाए। तो यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जिसमें हम 1 ऐड करें और वो नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो देयर एग्जिस्ट q of x वुड बी फॉल्स। और जैसे हमने फॉर ऑल के केस में लिया था, फॉर ऑल के केस में अगर डोमेन मेंशन नहीं है तो फॉर ऑल x q of x हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए हम उसको फॉल्स प्रूव कर सकें। इसी तरह देयर एग्जिस्ट के केस में अगर डोमेन गिवन नहीं है या डोमेन अगर एम्प्टी है, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट x q of x वुड बी फॉल्स, क्योंकि इसको आपने प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट चाहिए जिसके लिए q of x ट्रू हो। तो डोमेन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आप उसको ट्रू प्रूफ कर सकें, तो इसलिए देयर एग्जिस्ट x q of x वुड बी फॉल्स। अगेन फॉर ऑल के केस में अगर डोमेन एम्प्टी है तो फॉर ऑल वाली प्रोपोजिशन ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आप उसको डिसप्रूव कर सकें। और देयर एग्जिस्ट वाले केस में अगर डोमेन एम्प्टी है तो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर के साथ प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपके पास 1 एग्जांपल नहीं है। और अगेन जैसे फॉर ऑल के केस में हम अगर डोमेन के एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं तो वो कंजंक्शन ऑफ ऑल दिस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स के इक्वल होता है। देयर एग्जिस्ट के केस में हमारे पास डिसजंक्शन होगा। अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं x1 to xn है तो प्रोपोजिशन हम बना लेंगे px1 px2 pxn और इनको ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिसजंक्शन। तो अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट x p of x वेयर p of x इज द स्टेटमेंट x square greater than 10 and the inverse of this course consists of the positive integers not exceeding 4। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 4 से ग्रेटर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास इस क्वांटिफिकेशन की ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी। तो पहले देख लेते हैं कि डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। नॉट एक्सीडिंग 4 मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 4, पॉजिटिव है तो 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हमारे पास है 1 2 3 और 4। तो इसकी क्वांटिफिकेशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी ट्रू हो। तो फॉर एग्जांपल 4 है, 4 के लिए हम देखते हैं 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब है कि ये 4 के लिए ट्रू है। पी ऑफ 4 ट्रू है, इसका मतलब है कि ये ओवरऑल जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है इसकी क्वांटिफिकेशन ट्रू होगी। इसके साथ हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक और क्वांटिफायर डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब तो है कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जब हम उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर देते हैं तो हम उस एग्जिस्टेंस को यूनिक कर रहे होते हैं कि उस जैसी कोई और यूनिकनेस नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले क्वेश्चन था उसमें हमने देयर एग्जिस्ट कहा तो सही, लेकिन हमारे पास कुछ और डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3, 3.1 भी ग्रेटर देन 3 है, 4 भी ग्रेटर देन 3 है, 5 भी ग्रेटर देन 3 है। तो एग्जिस्ट वाला ट्रू था और आपके पास जो एलिमेंट्स थे वो यूनिक नहीं थे। लेकिन जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर देते हैं फिर आप कहते हैं एक एग्जिस्ट करता है और वो जो एग्जिस्ट करता है वो यूनिक है, यानी कि उसका दूसरे के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसको समटाइम्स हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ, और या समटाइम्स देयर एग्जिस्ट के साथ सबस्क्रिप्ट में हम 1 यूज कर लेते हैं। तो इसको हम रीड ऐसे करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स सच दैट p of x इज ट्रू। और एग्जांपल है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स सच दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि समटाइम्स इनइक्वालिटीज होती है तो p of x लिखने की जगह हम p of x वाला फंक्शन इटसेल्फ
क्वांटिफायर के साथ ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास है कि हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये डिनोट कर रहा है कि वो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो जस्ट यूनिक है, एक ही है। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो रियल नंबर्स लें चाहे आप इंटीजर्स ले लें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, वन। जब आप वन में से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जीरो आता है। तो दिस इज द यूनिकनेस। अब हमारे पास है कि फॉर ऑल x लेस देन जीरो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और एक दूसरी हमारे पास प्रोपोजिशन है फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू जीरो वाई क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन जीरो z स्क्वायर इक्वल्स टू टू। तो इस स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, और जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स हमारे पास गिवन है वो है रियल नंबर्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करना है कि हर स्टेटमेंट्स को उसके पैरेलल एक इंग्लिश सेंटेंस लिखना है और उसको मॉडिफाई करना है कि बेसिकली ये कंडीशन क्या है। तो अगेन इंग्लिश सेंटेंसेस से प्रोपोजिशन कैसे बनाते हैं, प्रोपोजिशन से इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है। तो ये बेसिकली उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस है। और फिर हमने चेक करना है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी कुछ वैल्यूज हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है एक्स, या वो रियल नंबर है। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन जीरो मीन्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, और ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, कि अगर हम नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं तो उनका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ हम इसको वन बाय वन थोड़ी थोड़ी सेंटेंसेस चेंज करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, और बाद में हम उसका एक कम्प्रीहेंसिव सेंटेंस बना लेंगे। तो फर्स्ट, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स विद एक्स इज लेस देन जीरो, या हम कह सकते हैं नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो अगर हम उसको एक कम्प्रीहेंसिव सेंटेंस बनाएं एक्स को ओमिट करके, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ every negative real number is positive. So in other words, it is same as for all x less than 0 implies x square greater than 0. यहाँ पर हमने एक चीज़ इसकी पैरेलल या इक्विवेलेंस यूज़ की है। अगर फॉर ऑल क्वांटिफायर है तो हम उसको एक कंडीशन और प्रोपोजिशन फंक्शन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, एग्जाम्पल भी और काउंटर एग्जाम्पल्स भी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल वाई नॉट इक्वल टू जीरो, या आप इसको कह सकते हैं वाई रियल नंबर है और नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट, फॉर नॉन जीरो रियल नंबर्स उनके क्यूब्स भी नॉन जीरो होते हैं। तो क्यूब ऑफ एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज नॉन जीरो। एक अच्छी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस एक्सरसाइज में से कलेक्ट करें और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्वांटिफायर और जो प्रोपोजिशन फंक्शंस बन रहे हैं उनको लिस्ट करें। तो प्रोपोजिशन फंक्शन की दोनों सेंटेंस बनाना आसान है, लेकिन सेंटेंस से प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। दी फिर अगेन हमने इसी स्टेटमेंट को, क्योंकि फॉर ऑल क्वांटिफायर है, तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन। इफ y इज नॉट जीरो दिस इम्प्लाइज y क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इम्प्लीकेशन उसी वक्त हमारे पास ट्रू होती है जब, उसी वक्त फॉल्स होती है जब पहले वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो। तो फॉर ऑल के केस में भी फॉल्स उसी वक्त होगा जब आपके पास y नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन उसका जो क्यूब है वो जीरो आ जाए। तो पहले तो आप सब स्टूडेंट्स मुझे अपना रोल नंबर लिख के, नाम लिख के सेंड करें ताकि अटेंडेंस हो जाए, फिर हम थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट वाला z ग्रेटर देन जीरो z स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव कह देते हैं तो जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं।
जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो देर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन जीरो मीन्स देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर z या पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट इट्स स्क्वायर इज 2। अदर वे में हम ये भी कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने एफएससी में किया होगा कि स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन रियल नंबर से रैशनल नंबर की तरफ कर दें, चेंज कर दें, तो ये क्वेश्चन होगा कि देर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन जीरो, देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर whose स्क्वायर इज 2। तो क्योंकि या अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। क्योंकि अगर आप z का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ हमारे पास z जो है वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 के। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म भी बन सकती है। रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इज अ रियल नंबर, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो 2 है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया गया था, तो हमने इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। फॉर ऑल के केस में हमने उसको कंबाइन कर लिया था इम्प्लीकेशन के साथ, और देयर एग्जिस्ट के केस में हमने इसे कंबाइन कर लिया विथ कंजंक्शन के साथ। ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज में और मैंने ये इंक्लूड भी की हैं। बाद में हमारे पास एक्सरसाइज होंगी तो उसमें आपने ये क्वेश्चन देखने, ट्रुथ टेबल वैल्यूज, ट्रुथ टेबल से वैल्यूज चेक करके कंपेयर करना है, और फिर हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो ये है, इसको नोट कर लें और इसको माइंड में रखें, ये आगे के लेक्चर्स में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर क्वांटिफायर फॉर ऑल यूज़ किया गया है तो हम उन दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं इम्प्लीकेशन के साथ, और अगर हमारे पास दो कंडीशन गिवन है विद देयर एग्जिस्ट के साथ तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं कंजंक्शन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर फॉर ऑल है तो आप यहाँ इम्प्लीकेशन की जगह एंड यूज़ कर लें, अगर देयर एग्जिस्ट है तो आप इसकी जगह इम्प्लीकेशन यूज़ कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही हमारे पास रिमार्क है कि फर्स्ट केस में यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्प्लीकेशन के साथ है। जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो हमारे पास कंजंक्शन के साथ है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस क्वांटिफिकेशन इम्प्लीकेशन के साथ कर लें और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की कंजंक्शन के साथ कर लें। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस ऑफ क्वांटिफिकेशन। और लास्ट टाइम जब हमने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखे थे उसमें निगेशन की प्रेसिडेंस सबसे हायर थी, लेकिन अगर हमारे पास क्वांटिफायर यूज हो रहे हैं तो हम सबसे पहले इन क्वांटिफायर्स को देखेंगे, बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास फॉर ऑल यूज हो रहा है, तो हमारे पास ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये सेपरेट है और ये प्रोपोजिशन सेपरेट है। तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको चेक करना है, ये जो x है इसके साथ पी ऑफ एक्स यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये x और फॉर ऑल जो है ये डिस्क्रिप्शन है किसकी, पी ऑफ एक्स की। कि जो हमारे पास इसकी ट्रुथ वैल्यूज आएगी उसको कंपेयर करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ। और यहाँ पर एक्सरसाइज ये हो सकती है कि आप इस वाले क्वांटिफिकेशन को भी चेक करें, इस वाले को भी चेक करें, और फिर देखें कि दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग वेरिएबल। यहाँ पे आप देखें कि ये जो फॉर ऑल है वो पी ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे भी पी ऑफ एक्स है, ये भी एक्स है। तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास ये जो क्वांटिफायर है जस्ट एक प्रोपोजिशन के बारे में डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करता है, तो उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग। तो अगर जब आप वेरिएबल के साथ क्वांटिफायर यूज कर देते हैं तो इसका मतलब है आपको डोमेन ऑफ डिस्कोर्स भी बतानी पड़ेगी। जब आप डोमेन ऑफ डिस्कोर्स बताएंगे इसका मतलब है एक्स जो है उस डोमेन से आउटसाइड मूव नहीं कर सकता, तो वो जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो अकरेंस है वो बाउंड हो जाती है। अगर तो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स नहीं गिवन तो फिर वो वेरिएबल फ्री है। और नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वांटिफायर यूज हो रहा है तो हमें उस वेरिएबल को बाउंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाउंड नहीं करेंगे तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डोमेन चेंज होगी तो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वांटिफायर्स हमने यूज़ किया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, वैल्यू असाइनमेंट्स। वैल्यू असाइनमेंट्स शायद हम डिस्कस करें
जैसे आप एक वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं उस टाइप के। फिर हमारे पास है कि स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर क्या होता है, कि वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसके साथ आप क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं हम कहते हैं वो हमारे पास उसका स्कोप है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। सब स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस में वाली है अपनी? ऑलराइट, तो हमारे पास स्कोप। अब ये जो प्रीवियस वाले एग्जाम आगे भी हम एग्जांपल देखेंगे, बास का प्रोपोजिशन फंक्शन यूज़ किए होते हैं और हमारे पास इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन या किस क्वांटिफायर का जो स्कोप है वो क्या है। एक हमारे पास एग्जांपल है, देयर एग्जिस्ट एक्स और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास द वेरिएबल x इज बाउंड बाय द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट। लेकिन क्योंकि आपके पास जो क्वांटिफायर यूज हुआ है उस वो सिर्फ x के साथ अटैच है और y से रिलेटेड कोई भी क्वांटिफायर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो हमारे पास बाउंड कर दिया गया है, उसकी डोमेन होनी चाहिए, और y हमारे पास फ्री वेरिएबल है। और हम इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है x पर, y पर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप वाला। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट x, और फिर हमने ब्रैकेट में यूज किया p ऑफ x एंड q ऑफ x और फॉर ऑल x r ऑफ x। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लिया है इस कंपाउंड प्रोपोजिशन के साथ। तो इस कंपाउंड प्रोपोजिशन, इस ब्रैकेट्स की वजह से इस जो क्वांटिफायर है उसका स्कोप ये वाला एक्सप्रेशन है। अगर मैं ये ब्रैकेट्स ना यूज करता तो अगर मेरे पास होती स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x एंड q ऑफ x, तो जो आपके पास प्रेसिडेंस ऑर्डर था उसके मुताबिक क्वांटिफायर की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो देयर एग्जिस्ट है आपके पास, ये प्रोपोजिशन में सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। तो इस वाले जो देयर एग्जिस्ट है इसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ये जो प्रोपोजिशन फंक्शन है पी ऑफ एक्स है। अब पी ऑफ एक्स जो है उसके बारे में हम ये देयर एग्जिस्ट की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ ब्रैकेट से यूज करने की वजह से हमारे पास क्या आ गया कि इस देयर एग्जिस्ट का जो स्कोप है वो पी एक्स एंड पी ऑफ एक्स है। अगर हम ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो देयर एग्जिस्ट का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ पी ऑफ एक्स होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और स्पेशली जब आप सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, सेंटेंसेस प्रोपोजिशनल फंक्शंस में, या प्रोपोजिशनल फंक्शन को जब सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। और जो सेकंड हमारे पास क्वांटिफायर यूज किया फॉर ऑल, उसका जो स्कोप है वो है आर ऑफ एक्स। तो बास का दोनों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दो डिफरेंट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम देयर एग्जिस्ट वाले जो बाइंडिंग वेरिएबल्स के साथ जो है प्रोपोजिशन, उसमें एक्स यूज कर लेते हैं और फॉर ऑल वाले के साथ वाई यूज कर लेते हैं। तो अगेन जो भी आप क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, अगर आप डोमेन के बारे में नहीं बताएंगे तो ट्रुथ वैल्यूज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, और डोमेन चेंज कर देने से आपके पास ट्रुथ वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। और जब हमने प्रूफ करना हो तो हम यूज करते हैं नोटेशन, थ्री जो लाइंस हैं इक्विवेलेंस की वो। और अगर एक स्टेटमेंट एस है और दूसरी स्टेटमेंट टी है, अब हमने प्रूफ ये करना है एस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू टी, तो हम यूज करेंगे सेम वे जो हमने पहले यूज किया था कि हम दोनों की बाय इम्प्लीकेशन ले लेंगे। और बाय इम्प्लीकेशन अगर टोटोलॉजी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इससे रिलेटेड एक
एग्जांपल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बाय इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन भी यूज करेंगे। जैसे पी हमारे पास था, पी बाय इम्प्लीकेशन टू, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास इट इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लीकेशन ऑफ पी क्यू एंड क्यू की। तो अगर आपने बाय इम्प्लीकेशन किसी भी इम्प्लीकेशन की प्रूफ करनी है, किसी भी दो प्रोपोजिशंस की प्रूफ करनी है, तो आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा पी इम्प्लाइज क्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यूज, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा क्यू इम्प्लाइज पी। या हम कह सकते हैं कि आप पहले वन स्टेप से लास्ट स्टेप तक जाएंगे, फिर लास्ट स्टेप से वन स्टेप तक। तो हमारे पास दो स्टेप्स में इसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा इसको प्रूफ करना, दूसरा स्टेप होगा हमारे पास इसको प्रूफ करना। जैसे अक्सर हम थ्योरम्स में इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन। अब आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट केस में हम पहले दो प्रोपोजिशंस की कंजंक्शन ले रहे हैं और फिर हम उसका क्वांटिफाई ले रहे हैं फॉर ऑल एक्स। जबकि दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या है कि पहले हम हर प्रोपोजिशंस को क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं और बाद में जो क्वांटिफिकेशन है उनका कंजंक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस रिजल्ट को ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज हो विद कंजंक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशंस, तो हम उस क्वांटिफायर को सेपरेटली हर प्रोपोजिशन के साथ लिख सकते हैं। जो प्रीवियस हमने रिजल्ट सीखा था वो ये था कि फॉर ऑल हो तो हम दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं विद इम्प्लीकेशन, वो दो डिफरेंट स्टेटमेंट प्रोपोजिशंस थी। और दूसरा था अगर देयर एग्जिस्ट है तो देयर एग्जिस्ट के साथ हम दोनों प्रोपोजिशंस को विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन कंबाइन कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आप दो प्रोपोजिशंस की कंजंक्शन ले रहे हैं और फिर उसकी क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, इट इज सेम एज कि आप सेपरेटली हर प्रोपोजिशन की क्वांटिफिकेशन कर लें और जो रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन कर लें विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो हम इसको अगर हमने प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंट है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीकेशन टोटोलॉजी है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो वेस लेंगे। पहली वाली प्रोपोजिशन को एस कह देते हैं, दूसरी वाली को टी। तो एस हमारे पास आएगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स, और टी हमारे पास आएगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। प्रूफ करने के लिए पहले हम एस वाली कंसिडर करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हुए हम टी ऑब्टेन कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम टी वाले को कंसिडर करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हुए एस को प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए फॉर ऑल है तो हमें एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं उस आर्बिट्ररी एलिमेंट का नाम ले लेता हूँ ए। तो मैंने एस पोज कर लिया कि एस ट्रू है, मीन्स से कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है। तो फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है, इसका मतलब है मैं अगर कोई भी एक्स की वैल्यू ले लूँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एक्स की जगह मैंने ए रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए इज ट्रू। यहाँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एंड को कंसिडर कर लें एज ए इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए ट्रू है और पी ऑफ ए ट्रू है, दोनों ट्रू कब हो सकते हैं जब दोनों सेपरेटली ट्रू हैं। तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ ए इज ट्रू एंड पी ऑफ ए इज ट्रू। लेकिन ए जो था वो हमारे पास कोई एक आर्बिट्ररी नंबर था। अगर आर्बिट्ररी नंबर के लिए ट्रू है, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ट्रू है। तो इंडिपेंडेंटली ट्रू है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। पी ऑफ ए इज ट्रू एंड पी ऑफ ए ट्रू फॉर एवरी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन द डोमेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है। तो एंड की जगह रिप्लेस कर दे कंजंक्शन, तो हमारे पास आ गया फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इट इज ट्रू। तो यहाँ हमारे पास वन साइडेड इम्प्लीकेशन प्रूफ हो गई है। सेकंड केस में हम टी एक्सपोज करेंगे कि हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है, और प्रूफ ये कर देंगे कि हमारे पास इनको कंबाइन किया जा सकता है। तो कंसिडर कर लेते हैं लेट्स से टी
फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, ये ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए ले लेंगे। तो एक्स ले लिया, लेट्स से दोनों सेपरेटली ट्रू हैं, और इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन हमने सपोज की हुई थी वो दोनों के केसेस में सेम है। तो एक्स इक्वल्स टू ए फर्स्ट वाले केस में भी एग्जिस्ट करता है, सेकंड वाले केस में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है, और एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए के लिए ट्रू है, इसका मतलब है कि वो दोनों का जो कंजंक्शन है वो भी ट्रू होगा। तो ए का ए आर्बिट्ररी एलिमेंट था, इसका मतलब है फॉर ऑल आर्बिट्ररी एलिमेंट्स आर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो इट मीन्स पी इज ट्रू, पी इम्प्लाइज एक्स। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि एस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। तो इस तरह के क्वांटिफायर वाली केसेस में हम दो केसेस में प्रूव करेंगे, एस इम्प्लाइज टी एंड टी इम्प्लाइज एस। ये भी एक प्रूफिंग टेक्निक है जो कि हम इसका मेथड स्टेप्स जो हैं वो हम प्रूफिंग टेक्निक्स में देखेंगे। इस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, तो नेक्स्ट इस एग्जांपल में हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि अगर फॉर ऑल के साथ आपके पास कंजंक्शन है तो हम फॉर ऑल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेपरेटली विथ एवरी प्रोपोजिशन फंक्शन। इसी तरह अगर हम देयर एग्जिस्ट लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट के केस में हमारे पास डिसजंक्शन होनी चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट को हम हर प्रोपोजिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर ऑल के साथ डिसजंक्शन हो या देयर एग्जिस्ट के साथ कंजंक्शन हो। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो वो आप उसमें ट्रुथ टेबल्स लेकर भी प्रूफ कर सकती हैं, या इन दो वेज में, इफ एस देन टी एंड इफ टी देन एस, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, वही जो मैंने यहाँ पे लास्ट थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया कि यूनिवर्सल को हम डिसजंक्शन के साथ कंबाइन डिस्ट्रीब्यूटिंग कर सकते, और एग्जिस्टेंशियल को हम कंजंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें हमने प्रूव करना है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और दोनों को अगर डिसजंक्शन लेके क्वांटिफाई किया जाए, दोनों आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। और इसी तरह देयर एग्जिस्ट को हमने कंबाइन किया एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ, दे आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसको भी आपने प्रूव करना है। आप सिंगल एलिमेंट्स ले लें, एक साइड ले लें, एक को एस सपोज कर लें, दूसरे को टी सपोज कर लें, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, और यह हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। अब आप इसमें इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट है, इसका मतलब है कि एक एक्स है। तो लेट से वो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू ए। तो एक्स पी ऑफ एक्स मैं ले लेता हूँ एक्स इक्वल्स टू ए, और ये देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स है। तो हो जरूरी नहीं है कि वो जो एलिमेंट यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स के केस में होल्ड कर रहा है वो ए ही हो सकता है कि वो बी हो, एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर आप अगर आप इन कंजंक्शन में लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ए जो है वो पी ऑफ ए के लिए भी होल्ड करता है, और वो पी ऑफ ए के लिए भी होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, हो सकता है कि वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे दो केसेस भी बना सकते हैं कि अगर वो सेम हो और वो जब डिफरेंट हो। तो सेम हो तो फिर तो ये ट्रू है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट हो तो फिर ये होल्ड नहीं करता, तो हमारे पास इट इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। इस तरह से आप स्टेप्स करके इसको रीजनिंग कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले केस में भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इस केस में आपके पास पी ऑफ एक्स तो होल्ड करता है, और फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ये भी होल्ड करता है, और वाला जो है वो होल्ड नहीं करता, क्योंकि
पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स ये उस वक्त भी ट्रू होगा जब आपके पास एक एलिमेंट पी ऑफ एक्स तो ट्रू हो लेकिन पी ऑफ एक्स ट्रू ना हो। तो इसको ट्राई करें और फिर हम इसको देखेंगे कि आप आपके सॉल्यूशंस कितनी हद तक क्लोज है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने क्वांटिफिकेशंस को निगेट करना है तो फॉर एग्जांपल एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। हमने इसको निगेट करना है तो सबसे पहले हम इसका एक सेंटेंस बना लेंगे, प्रोपोजिशनल सेंटेंस। तो एवरी स्टूडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, एक्स, एवरी स्टूडेंट एक्स इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो स्टेटमेंट हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। डोमेन हमारे पास है स्टूडेंट इन अवर क्लास। और नेगेशन इसकी क्या हो जाएगी, इट इज़ नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो अब हम इसको जब प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स। तो निगेशन जो है वो बेसिकली प्रोपोजिशन की है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स स्टूडेंट एक्स और नॉट पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स था कि टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो नॉट पी ऑफ एक्स क्या होगा, नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो अब अगर हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, मेरे पास थी प्रोपोजिशन फंक्शन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और मैंने इसको किया निगेट। तो मैं इसको निगेट किया तो मेरे पास जो इसके इक्विवेलेंट फंक्शन आया वो आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर को निगेट करोगे तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, it is logically equivalent to there exists x not p of x। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता है, क्वांटिफायर्स का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो हायर होता है। तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जिसे हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसको निगेट करेंगे। और दूसरे केस में हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाद में निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फेमिलियर हैं, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। तो फॉर सम क्वेश्चंस आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं अपना आइडिया क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि negation of for all x p of x is true if and only if for all x p of x is false। तो क्या आपके पास अगर for all x p of x true है तो इसकी जो negation है वो false होगा। ये false कब होगा, for all false कब होता है, जब हर एलिमेंट के लिए ये false हो। इसका मतलब है कि for all element p of x is false। अगर हर एलिमेंट के लिए p of x false है तो अगर मैं इसकी निगेशन ले लूँ, पी ऑफ एक्स अगर फॉल्स है इसका मतलब है इसकी जो निगेशन है वो ट्रू होगी। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन निगेशन वुड बी ट्रू। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज एन एलिमेंट एक्स फॉर विच नॉट पी ऑफ एक्स इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट नॉट पी ऑफ एक्स भी ट्रू हो जाए तो हम उसकी जगह सब एलिमेंट्स ट्रू हो जाएंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट के केस में जस्ट वन की कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो था फॉर ऑल हमने उसको चेंज कर दिया देयर एग्जिस्ट के साथ, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। फॉर ऑल है तो फॉर ऑल उसी वक्त फॉल्स हो सकता है जब आपके पास कोई एक प्रोपोजिशन होल्ड नहीं करे। उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डोमेन ऑफ एक्स है वो 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स अगर ट्रू है तो इसकी जो इक्विवेलेंट डेफिनेशन की थी वो हमारे पास ये थी पी ऑफ लेट्स से 1
लेट्स से x 1 2 और 3, और मैं ये कहता हूँ कि फॉर ऑल x p ऑफ x ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि p ऑफ 1 भी ट्रू होना चाहिए एंड p ऑफ 2 भी ट्रू होना चाहिए एंड p ऑफ 3 भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये फॉल्स है इसका मतलब है इसमें से कोई एक फॉल्स है। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है कि अगर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स है, इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए पी ऑफ एक्स इज फॉल्स है। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके लिए पी ऑफ एक्स फॉल्स है, तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी ऑफ 3 है जिसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है, इसका मतलब है निगेशन पी ऑफ 3 ये हमारे पास ट्रू होगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया कि दिस होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन डोमेन फॉर विच निगेशन इज ट्रू। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए निगेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज ट्रू। तो जब आप देयर एग्जिस्ट ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट के केस में हम इस कंजंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं इस जंक्शन के साथ। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एक्स हो सकता है। अब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि पी ऑफ 1 फॉल्स है पी ऑफ 2 फॉल्स है, तो पी ऑफ 1 है या आपके पास नॉट पी ऑफ 2 है, इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया है कि अगर आप फराल की अगर आप निगेशन कर दें, हमारे पास उसके जो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी वो देयर एग्जिस्ट के साथ होगी। क्लियर है ये आइडिया? कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट एग्जांपल टॉपिक पर मूव करें। नो क्वेश्चन? सर ये एक मतलब दोबारा बता रहे हैं। हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें ये बेहतर एग्जांपल इसकी यही है कि आप इसको फिक्स्ड एलिमेंट्स के लिए करें। जैसे देखिए P1 2 3 है, और समहाउ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए आप इस एंड को इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि एक एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि वो तीन सेट्स आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं और एक एलिमेंट जो है वो तीन सेट्स के इंटरसेक्शन में नहीं है। तो उसका मतलब यही हो सकता है कि वो किसी एक सेट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते, पर्टिकुलर तो नहीं बता सकते कि पहले सेट में नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है, तीसरे सेट में नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू नहीं है, तो कोई ऐसा एक्स का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वो पी ऑफ एक्स फॉल्स है। तो हम उस फॉर ऑल को चेंज कर देते हैं देयर एग्जिस्ट के साथ और पी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं नॉट पी ऑफ एक्स के साथ। तो इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फॉर निगेशन अगर मैं ले रहा हूँ फॉर ऑल की, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा देयर एग्जिस्ट के साथ, और साथ में क्या करूंगा कि जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है p, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा निगेशन ऑफ p के साथ। तो आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने निगेट करना है यूनिवर्सल क्वांटिफायर को, तो नॉट फॉर ऑल की जगह रिप्लेस कर दें देयर एग्जिस्ट, और प्रोपोजिशनल फंक्शन p ऑफ x की जगह रिप्लेस कर दें नॉट p ऑफ x। ये हमारे पास बेसिकली इस एग्जांपल में हमने प्रूफ करने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो इसी तरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सली भी कि अगर आप निगेट करना चाहते हैं देयर एग्जिस्ट को, तो हमारे पास वो फॉर ऑल के इक्वल आता है। negation of a existential quantifier. So let's say हमारे पास सेंटेंस है देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो यहाँ पे हम इसमें अगर प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाना है, पहले एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे देयर इज अ स्टूडेंट एक्स इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, और फिर हम जो कीवर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं उसको यूज करते हुए प्रोपोजिशनल फंक्शन बना लेंगे।
तो देयर एग्जिस्ट x सच दैट q of x हमारे पास है x हैज टेकन कोर्स कैलकुलस, और जो डोमेन है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब हमने इसको निगेट करना, तो निगेशन हमारे पास क्या होगी, इट इज़ नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। और अगर इस सेंटेंस के थोड़ा सा मॉडिफाई करें, कीपिंग द सेंस सेम, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ नॉट टेकन कैलकुलस। क्योंकि आप देखें, इट इज़ नॉट द केस दैट वन स्टूडेंट इन दिस क्लास, जैसे हम कहते हैं इवन अ सिंगल स्टूडेंट डिड नॉट टेक अ स्टूडेंट कोर्स ऑफ कैलकुलस, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ नॉट टेकन कैलकुलस। तो वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स नॉट क्यू ऑफ एक्स। अब हम इस दोनों स्टेटमेंट्स को जो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या प्रूफ करने की कोशिश की है कि अगर मैं निगेट करता हूँ देयर एग्जिस्ट को, तो मैं उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा फॉर ऑल को, और जो मेरे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है लेट्स से क्यू ऑफ एक्स, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा नॉट क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो इसको हम लॉजिकली भी प्रूफ कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो ये वाइस इनवर्स है, negation of for all it is replaced with there exist, negation of there exist it would be replaced with for all, और जो propositional function है that would be replaced with the negation of propositional function। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि नॉट फॉर ऑल, अगेन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है ये बेसिकली है देयर एग्जिस्ट की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, फिर बाद में हम उसको निगेट करेंगे, और दूसरी साइड पे फॉर ऑल पहले है। तो उस केस में हम ब्रैकेट कैसे यूज़ करेंगे, फॉर ऑल एक्स सबसे पहले एवेल्यूएट होगा, बाद में हम कहेंगे नॉट क्यू ऑफ एक्स, मीन्स टू से कि जो निगेशन है वो क्यू ऑफ एक्स के साथ है, बाद में हम उसको फॉर ऑल क्वान्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। तो अगर आपको माइंड में टेबल हो जो मैंने इस क्वान्टिफाई के साथ यूज़ किया था, जिसमें फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट दोनों कंबाइन किए गए थे, तो जो देयर एग्जिस्ट है वो फॉल्स कब होता है, जब आपके पास तमाम वैल्यूज़ के लिए वो होल्ड नहीं करता हो। यहाँ पे निगेशन है, इसका मतलब है निगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। निगेशन उसी वक्त ट्रू होती है जबकि उसकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो। तो ओरिजिनल फॉल्स कब होती है, जब आपके पास हर एलिमेंट के लिए वो कंडीशन होल्ड ना करती हो। तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। तो नो एलिमेंट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल के साथ, और इफ एंड ओनली इफ नो एलिमेंट, इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, और हमने कंसिडर क्या किया था फॉल्स। अगर ये क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू है तो नॉट क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, फॉल्स। So there exists no x for which q of x is true if and only if q of x is false for every x in the domain। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इक्विवेलेंस है वो हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल x नॉट q of x। इस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। नो सर। तो बस एक ही स्टूडेंट की आवाज़ आती है, मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल बना लिया, और इस टेबल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल एक्स नॉट p of x, so when negation is true, negation is true for every x p of x is false। तो negation कब true होगी, जब x p of x is false है। p of x false है, इसका मतलब ये है there exists x for which p of x is true। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियसली प्रूव की हैं प्रीवियस 4-5 स्लाइड्स में, और उसी को इन्होंने समराइज किया हुआ है एक टेबल की फॉर्म में।
तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे पहले आप देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स यूज़ करें, फिर इसको निगेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं और फिर आप उसकी क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर क्या है कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू कब होगी? जब आपके पास फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। पी ऑफ एक्स इज फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि नॉट पी ऑफ एक्स ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा? जब आपके पास देयर इज एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। यानी कि इसी की अगर आप करें कि पी ऑफ एक्स फॉल्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ये जो दो टेबल्स हैं ये इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ एक्स गिवन है, जबकि ये जो दो कॉलम्स हैं ये पी ऑफ एक्स और नॉट पी ऑफ एक्स के केस में गिवन है। यहाँ बुक ने ट्राई किया थोड़ा सा उसको एक कम्प्रीहेंसिव वे में डिस्क्राइब करने की। आप इसमें दो डिफरेंट कॉलम्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स हैं वो पी ऑफ एक्स की टर्म्स में, और आप दो डिफरेंट कॉलम्स बनाकर यही ट्रू और ट्रूथ वैल्यू जो है वो निगेशन पी ऑफ एक्स के साथ ही कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ राइटिंग, या आप कह सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटिंग। तो प्रीवियसली डेफिनेशंस आप यूज़ करें, फिर उसको इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ एक्स लिख लें और एक दफ़ा इन टर्म्स ऑफ निगेशन पी ऑफ एक्स लिख लें, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जो ये एग्जांपल्स देखी हैं ये दो प्रोपोजिशनल फंक्शंस के लिए देखी हैं, और अगर हम उसकी जगह डोमेन के एलिमेंट से प्लेस कर दें तो बेसिकली हम यूज़ करें डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? कि negation of conjunction of n propositional functions, it is same as आप सेपरेटली हर प्रोपोजिशन फंक्शन को निगेट कर दें और जो कंजंक्शन है उसको रिप्लेस कर दें डिसजंक्शन के साथ। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था एज ए एक्सटेंडेड डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये बेसिकली वही है, क्योंकि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इसकी हमने इक्विवेलेंट डेफिनेशन की थी कि डोमेन के एलिमेंट्स अगर आप लिस्ट कर सकते हैं तो तमाम वैल्यूज के लिए प्रोपोजिशनल फंक्शन का जो कन्वेंशन है इट इज सेम एज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। और इसी तरह हम यूनिवर्स देयर एग्जिस्ट वाले केस में भी कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट की जो हमारे पास क्वांटिफिकेशन थी उसको हम लिख सकते हैं एज ए डिसजंक्शन ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शंस फॉर ऑल डोमेन वैल्यूज। और एक्सटेंडेड डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो हर प्रोपोजिशनल फंक्शन को सेपरेटली निगेट कर लेंगे और जो डिसजंक्शन है इसको रिप्लेस कर देंगे कंजंक्शन के साथ। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का थर्ड इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो हमने दो डिफरेंट क्वांटिफिकेशंस की इक्विवेलेंट फॉर्म्स और दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के साथ किया। इस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं सर। एग्जाम्पल हमारे पास है व्हाट आर द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इन ऑल अमेरिकन्स ईट चीज बर्गर्स। तो देयर एग्जिस्ट कीवर्ड यूज हो रहा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए, और ऑल अमेरिकन्स तो ऑल यूज हो रहा है फॉर ऑल क्वांटिफायर के लिए। और यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं प्रेडिकेट्स के लिए। तो लेट h ऑफ x डिनोट x इज ऑनेस्ट। तो और हमारे पास स्टेटमेंट देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विल बी, क्योंकि देयर इज है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट x, देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन तो हम इसको कह सकते हैं जब हमने x इंट्रोड्यूस कराया देयर एग्जिस्ट अ पॉलिटिशियन x सच दैट x इज ऑनेस्ट। और इसकी जो निगेशन है वो हमारे पास क्या है, यूजिंग प्रीवियस देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस कर निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल के साथ, और h ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे निगेशन h ऑफ x के साथ। यहाँ पे फॉर ऑल मिसिंग है, फॉर ऑल x निगेशन ऑफ h ऑफ x।
तो सेंटेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स है, एक्स डिनोट करा था पॉलिटिशियंस को, तो फॉर एवरी पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट। या आप कह सकते हैं अगर मैं इस फॉर ऑल एक्स को एक्स के साथ सेंटेंस बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा फॉर ऑल पॉलिटिशियंस एक्स, एक्स इज डिसऑनेस्ट। तो अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव लिखें तो लिखेंगे एवरी पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अदर स्टेटमेंट, उसमें हम सी ऑफ एक्स से ले लेते हैं एक्स ईट्स चीज बर्गर। तो ऑल अमेरिकन ईट चीज बर्गर, अगर हम इसमें एक्स रिप्लेस करें तो एवरी अमेरिकन एक्स ईट्स चीज बर्गर। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स। और अगर इसकी निगेशन करें तो फॉर ऑल रिप्लेस हो जाएगा देयर एग्जिस्ट के साथ, और सी ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे हम नॉट सी ऑफ एक्स। तो स्टेटमेंट वुड बी देयर एग्जिस्ट एन अमेरिकन हु does not eat cheeseburger, या some Americans does not eat cheeseburgers, they are equivalent। some use करें there is an American who does not eat cheeseburger, it is equivalent। और दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेगेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। तो निगेशन है फॉर ऑल एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे देयर एग्जिस्ट, और एक्स के ग्रेटर देन एक्स है, इसको निगेट कर देंगे। तो अगर आपके पास है एक्स ग्रेटर देन 3, इसकी निगेशन होगी एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 3। यहाँ हम कह सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर हम कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 3 है, इसको निगेट करें तो उसकी जो निगेशन है वो हो जाएगी एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो वही हमने यहाँ पर किया, इसको निगेट किया तो फॉर ऑल निगेशन ऑफ फॉर ऑल चेंज हो गया देयर एग्जिस्ट के साथ, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, इसकी जो निगेशन है वो चेंज हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट स्क्वायर ऑफ एक्स इज 2। तो इसकी निगेशन करेंगे निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल, और जो इनसाइड हमारे पास है कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसी जगह हम रिप्लेस कर देंगे इसकी निगेशन विच मीन्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास इसकी निगेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एंड नॉट पी ऑफ एक्स, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आप वही अगेन रूल यूज करेंगे जो हम इम्प्लीकेशन के लिए करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स, तो हमें लॉजिकली इक्विवेलेंस टेबल से ये पता है P implies Q, it is same as not P और Q। अब अगर मैंने इसकी निगेशन करनी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स पे निगेशन अप्लाई करूँगा। नॉट P implies Q, it means it should be same as not P और Q। लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने दें क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। राइट साइड में हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो आप डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा निगेशन P, और डिसजंक्शन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कन्वेंशन के साथ, और ये आ जाएगा नॉट Q। और इसके लिए हम यूज करेंगे डबल निगेशन लॉ, तो हमारे पास आ जाएगा P एंड नॉट Q। तो ये मैंने प्रूव किया दो प्रोपोजिशंस के लिए विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंस लॉस। तो इसी तरह इसी वे में हम इस एग्जांपल को भी लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव कर लेंगे। तो लेट्स सी। तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स हमने निगेट करना, तो निगेट करेंगे तो नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स, और देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एंड नॉट पी ऑफ एक्स। तो ये मैंने जो लॉ आपको बताया वो मैंने यहाँ मेंशन भी किया, वो टेबल मैंने पूरा लिस्ट कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो लास्ट वाली जो हमारे पास इक्वालिटी वो यही है कि नॉट P implies Q, it is logically equivalent to P and not Q।
तो वही डायरेक्टरीज हमने यूज करके दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट some students in this class has visited Mexico and every student in this class has visited either Canada or Mexico using predicates and quantifiers। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं सम स्टूडेंट सम कीवर्ड दे एग्जिस्ट होगा और स्टूडेंट के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स क्योंकि डोमेन जो है वो हमारे पास क्लास है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एक्स इन द क्लास हु हैज विजिटेड मैक्सिको। तो हमारे पास एक्स के साथ आ जाएगा, फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे प्रोपोजिशनल फंक्शन की फॉर्म में। तो सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स और हमारे पास जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बन जाएगी वो आ जाएगी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एम ऑफ एक्स हो। तो एम ऑफ एक्स क्या है कि एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। बिल्कुल हमने उसकी एक प्रोपोजिशनल फंक्शन फॉर्म बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड आइदर कनाडा और मैक्सिको। तो कीवर्ड जिसमें हमारे पास एवरी है, हमारे पास आइदर है और हम क्या करेंगे कि यहाँ स्टूडेंट एक्स इंट्रोड्यूस करा देंगे वेरिएबल एक्स और फिर एक्स के रिलेटेड हम प्रोपोजिशनल फंक्शन बना देंगे। एक हम प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाएंगे एक्स हैज़ विजिटेड कनाडा और दूसरा प्रोपोजिशनल फंक्शन हम बना लेंगे एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। और देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास क्या होगा। So let's say there is a person X having properties that X is a student in this class and has visited Mexico। तो S हमारे पास है a student in the class और हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा there exists an X student in the class which has visited Mexico। तो हमने इसको दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर लिया, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास और साथ मैक्सिको। और यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा पॉइंट एलेबोरेट किया कि यहाँ पे हमने एंड के साथ क्यों कंबाइन किया और इम्प्लीकेशन के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि इम्प्लीकेशन उसी वक्त फॉल्स होती है जब एस ऑफ एक्स ट्रू हो और एम ऑफ एक्स फॉल्स हो। तो अगर हम इसमें इम्प्लीकेशन ले लेते हैं तो हो सकता है एक स्टूडेंट हो जिसने मैक्सिको विजिट नहीं किया। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट नहीं है और विजिट किया तब भी ये ट्रू है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू। और हमारे पास फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स यानी कि स्टूडेंट भी नहीं है और मैक्सिको भी विजिट नहीं किया तो भी हमारे पास इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाती है। हालांकि हमारे पास जो इंग्लिश सेंटेंस है उसमें इस बात को डिस्कस ही नहीं किया है, उसमें तो सिर्फ ये डिस्कशन है कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास है और उसने विजिट किया मैक्सिको को। तो यहाँ तक करेंगे कि स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो बताएं, जो फर्दर है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास इसी एग्जाम्पल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। No question? Okay, see you in the next class. Or don't forget your quiz on 24th of September. Okay, see you next time.